वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ये जो आपको 328 जो लोन लिए गए थे उसमें से चंद लोगों का जिक्र किया, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसका क्या हुआ, उसकी रिकवरी कितनी हुई, क्योंकि बज़ाहिर इसमें अरबों रुपए का लोन नज़र आ रहा है। तो अब सूरत हाल ये होता है कि नेशनल बैंक ने इस सिलसिले में क्या किया, 10 साल हो चुके हैं। नेशनल बैंक की बैलेंस शीट 2000 में क्या थी और एनडीएफसी इनके पास आने के बाद नेशनल बैंक की बैलेंस शीट क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनडीएफसी जो है वो बीमार सनत थी तो 2000 से पहले नेशनल बैंक की बैलेंस शीट बहुत अजीम होनी चाहिए, लेकिन एनडीएफसी के शामिल होने के बाद नेशनल बैंक बहुत ऊपर उठता है। ये मेरे पास पूरी एक लिस्ट है इसकी प्रॉपर्टी की, जो उस वक्त जो परचेज की गई थी, करोड़ों रुपए की परचेजिंग थी और आज उन प्रॉपर्टीज की कीमत जो है वो भी अरबों रुपए हैं। उस वक्त भी स्टेट बैंक से ये कहा गया कि आप सिर्फ 6 अरब रुपए दे दीजिए। मैंने फर्गूसन की रिपोर्ट भी दी, मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी दी, सब ने मना किया कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये इदारा पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम काम कर रहा है। 742 लोगों की माशी कत्ल तो हुए, और किस तरह हुआ वो भी मैं आपसे बताऊंगा। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? ये जो अरबों रुपए का जो था इस पर वो कुछ कहना चाहते हैं नेशनल बैंक के हवाले से? वो कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि एनडीएफसी का अमल गमेशन ही गैर कानूनी हुआ है। एनडीएफसी बनाई गई, पहले तो पूछते हैं इनसे, अच्छा ये बताइए, आपको कुछ नॉलेज है कि ये जो आपका मर्जर हुआ है ये किस कानून के तहत हुआ है? देखिए, ये जो है बताइए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 47 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। गुड, वेरी गुड। जिसके तहत बिल्कुल, अभी चुप रहे जी आप। जिसके तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट हेयर बाई सैंक्शंस द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ एनडीएफसी विद एनबीपी अंडर सेक्शन 47(8) ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 इसके तहत हो गया। जी जी, गुड है, बेहतरीन लेटर है। बिल्कुल। अब मैं आपको एनडीएफसी नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1973 जो नेशनल असेंबली से पास हुआ था वो एक्ट पढ़ दूं सर? जी जी। उस एक्ट के तहत नाजरीन ये एनडीएफसी को, जो मेरी नाकिस राय में एक तालिब इल्म की हैसियत से, ये जो एनडीएफसी को मर्जर किया गया जिस एक्ट के तहत, वो एक्ट एनडीएफसी पे नहीं लागू होता है। आज सेनेटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस केस को वो उठाएं, हम प्रूफ पेश करेंगे। अगर ये चीज गलत है तो हम वापस लेंगे, वरना इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, कॉर्पोरेशन नॉट टू बी बैंकिंग कंपनी, ये नेशनल असेंबली का एक्ट है 1973 का। द कॉर्पोरेशन शेल नॉट बी डीम्ड to be a banking company for the purposes of Banking Companies Ordinance 1962-LV2 of 1960 or any other law for the time being in force relating to banking companies. पढ़ा सर? जी जी। तो मगर आप इसको ये देखिए ना कि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, गलत किया है। नहीं, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, ये ऑर्डर है सर, ये बिल्कुल ऑर्डर है। ये 1962 के इस बैंकिंग एक्ट के तहत यहाँ नेशनल असेंबली का क्या कहते हैं जनाब? मैं एक बात और भी है जी, ये आगे इसी के सेक्शन 2 में है कि ऑल सच रूल शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली जी। और जबकि ये हमारा इस पर अमल दरामद पहले किया और 9 सालों के बाद या 8 सालों के बाद इसको कौमी असेंबली में पेश किया गया। और इनसे ये पूछिए कि जो ऑर्डिनेंस पास होता है नहीं पूछेंगे, हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत है असेंबली से पास करवाने की, वो कितनी होती है? पहले तो ये बताइए सवाल आप। 3 महीने, ये 9 साल के 6 साल के बाद 6 साल के बाद उसको असेंबली से अप्रूव करवाया जा रहा है। ये किस कानून? ये तो वैसे ही पहले एनडीएफसी को आप अभी बोलेंगे ना, आपका तो मैंने बाद में रखा ना। ये तो सवाल है, अगर वो कहते हैं कि भाई इससे मेरा कोई लेना नहीं है, जैसे कि मैं एक बात समझता हूं कि इस मर्जर में नेशनल बैंक को थोपा गया है, नेशनल बैंक ये जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं था, ये बात तो है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जिस ऑर्डर के तहत एनडीएफसी को मर्ज किया गया है, यहां नेशनल असेंबली के जो एक्ट है, जो कि एनडीएफसी का एक्ट है, जो नेशनल असेंबली से वो पास हुआ है, वो ये कहता है कि ये बैंकिंग कंपनी नहीं है भाई, आप इसको 1962 एक्ट के तहत मर्ज नहीं कर सकते हैं।
इस पर आप बेचारा क्या कहेंगे? नहीं, इस पे जो है जो बेहतरीन मशवरा तो कोई लीगल एडवाइजर दे सकता है कि वो एक्ट तरमीम किया गया, वो मैं नहीं दे सकता। हमने तो दोनों पेपर्स दे दिए ना, अब ये फैसला तो ये है कि जी जाना चाहिए। अच्छा जनाब, अब मैं आकर आपसे बात करना चाहूंगा, वो ये करना चाहूंगा कि आपको पता है कि नेशनल बैंक को बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिली है, उसकी मालियत अभी कितनी होगी? इस वक्त मुझे उसका अंदाजा नहीं है, उसका अंदाजा इसलिए कि ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाद में बता सकते हैं, क्या कहते हैं इसमें डॉक्टर साहब? इसमें एक सिर्फ छोटी सी जायदाद की मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एनडीएफसी एम्प्लॉइज के लिए एक हाउसिंग स्कीम बनाई गई थी जी, हाउसिंग स्कीम थी जिसकी हम इंस्टॉलमेंट भी मंथली देते थे, जिसमें हमारा मतलब कंट्रीब्यूशन भी था एम्प्लॉइज़ का। जब हमारा गोल्डन हैंड शेक हमें दिया गया तो उस एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया, और आज भी उसकी मालियत 4 से 5 अरब रुपए है। आज भी नहीं, आज भी मैं थोड़ा सा इसमें 4 से 5 अरब रुपए मालियत की हाउसिंग स्कीम थी। ये अमल वो पेपर के साथ बात कर रहे हैं, अमल कमीशन है सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये अमल कमीशन ऑर्डर, इस अमल कमीशन के तहत एनडीएफसी को गैर कानूनी तौर पर एक बैंक को दिया गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं और पूछना भी चाह रहा हूं कि क्या बकरी और भेड़ को साथ मिला के आप कहेंगे कसूर नहीं है ना इसमें? इनका मैं उनसे पूछ रहा हूं जिन्होंने ये जुल्म किया। मैं शौकत अजीज से पूछना चाहता हूं, मैं तो यहां दरखास्त करूंगा कि खुदारा चीफ जस्टिस साहब शौकत अजीज साहब के खिलाफ हमारा केस डाल दें कि ये एनडीएफसी के साथ ये जुल्म किया, बकरी को भेड़ के साथ मिला के बोला बकरी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। एनडीएफसी को बंद करते वक्त उनको ये नजर नहीं आया कि सिर्फ उसकी जाती प्रॉपर्टी खरीद 80 से 90 तक की दिहाई में 50 करोड़ से ऊपर की थी, और 2001 में अगर वो एनडीएफसी की प्रॉपर्टी जो तारक रोड का, सिर्फ मैं आपको बताऊं कि एक तारक रोड पे हमारा एनडीएफसी हाउस है जो प्लाट खरीदा गया था 6 करोड़ का था 82 में, और उसको जब बिल्डिंग हमने बनाई तो आज जाके उसकी कीमत लगवाएं, उस वक्त भी लगवाते तो शायद आपको नजर आ जाता कि ये सिर्फ एक एनडीएफसी का हाउस जो है वो ही 5-6 अरब रुपए का है, जो उस वक्त बीमार अदारा कहकर इसको बंद किया जा रहा था। अगर इसी इदारे की चंद जमीनों को बेचकर, जिस तरह फर्गूसन ने कहा, ब्रांच बेचने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताएं कि क्या एनडीएफसी के कोई ऐसे रेस्ट हाउस नहीं थे, का बेंगलोर कोई फालतू पड़े हुए नहीं थे, उनको बेच देते। अगर एनडीएफसी खसारे में जा रहा था तो आप उनको बेच दे देते। इस्लामाबाद में, मर्री में, पेशावर में, एबटाबाद में, कोयटा में, कहां नहीं पड़े हुए, कराची के शहर के अंदर क्लिफ्टन जैसे हाई जो कीमती इलाका है उसमें पड़े हुए। अगर उनको बेच के भी एनडीएफसी का जो कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि एनडीएफसी का जो डिपॉजिटर है उनका पैसा जा रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि उनका कोई पैसा नहीं जा रहा था, बल्कि उनके पैसे को तबाह करने की कोशिश की गई, एनडीएफसी को तबाह करने की एक मुहिम चलाई गई। एनडीएफसी डूब रहा है, एनडीएफसी डूब रहा है, अखबारों में खामखा। दरअसल वो इन बड़े बड़े लोन वालों को फायदा पहुंचाने के लिए एनडीएफसी को बंद कर दिया। अब मैं नदीम साहब से गुजारिश करूंगा कि 328 लोगों की जो लोन थी, नेक्स्ट मीटिंग में वो ये प्रूव लेके आए कि 328 लोगों में से कितने लोगों की रिकवरी हुई है। मैं एक और बात पूछता चलूं, उस पे नदीम साहब फिर मसला है कि ये बेचारे क्या बोलेंगे, ये तो नेशनल बैंक के हैं, नेशनल बैंक का क्या कसूर? अगर किसी इदारे को उस पर ठोक दिया गया, ये तो स्टेट बैंक को जवाब देना चाहिए, ये उस वक्त की हुकूमत जो थी शौकत अजीज की, वो जवाब दे। और सही कहते हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब 100 मोटो नोटिस लीजिए और बुलाइए इन लोगों को कि 742 लोगों का मौशी कत्ल हुआ है और अरबों रुपए की जो ये प्रॉपर्टीज और ये लोन है ये अभी तक क्यों नहीं लिया गया है, इसकी लिस्ट इनके पास मौजूद है। मैं एक सवाल करता हुआ चलूंगा, जब किसी इदारे को खत्म किया जाता है तो एम्प्लॉई को जो है वो गोल्डन शेक हैंड दिया जाता है, आपके पास लिस्ट होगी, क्या 2 मुख्तलिफ किस्म से लेटर निकलते हैं या एक ही लेटर निकलता है? नहीं, जो उनकी सेवरेंस स्कीम थी उसके मुतालिक मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर आपको ज्यादा नहीं पता, 774 मिलियन उनको पे किया गया। लेकिन ये है कि आपको पता है कि ये 2 किस्म के लेटर्स निकाले गए हैं। हाँ बताइए। मैं रिक्वेस्ट सबसे पहले तो ये करूं नदीम साहब से कि आप प्रेसिडेंट नेशनल बैंक के नुमाइंदे हैं
और बेशक आप तर्जमान भी हैं। बेशक जी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नेशनल बैंक में इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके अंडर में काम करने वाला मंजूर उल हक नहीं आया, आपके अंडर में काम करने वाला एनडीएफसी का चोर सईद खान नहीं आया, आप उसको बुलाएं, मैं उसके सवाल करूं, आप फिर इंसाफ करना। लेकिन वो तो नहीं आए ना, इनका कसूर नहीं है, मोनोपोली है सर, ये भी है डॉक्टर साहब, ये भी है मोनोपोली है, नहीं आए ना, उन बंदों को नहीं आने दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं ना, वो बुलाएंगे ना। आप छोड़े, नदीम साहब तो आ गए ना, नदीम साहब की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। नदीम साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नदीम साहब से कि खुदारा आप हमारी मदद करें और आप अपने एनडीएफसी के तबाह करने वालों को नेशनल बैंक से भगाएं। अब ये नेशनल बैंक की भी तबाही कर देंगे, जिसने इनको पैदा किया, जो एक मैनेजर से एसवीपी लेवल तक पहुंचा, जिसने एक फ्लैट पता नहीं छोटा था क्या घर था उसका बेंगलो बन गया, उसने एनडीएफसी का दिफा नहीं किया, वो आपके नेशनल बैंक का दिफा क्या करेगा? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं सर, आप अपनी बात करें ना, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने अभी सवाल किया, ये आपको नहीं पता, मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या जुल्म है। एक ही लेटर साइन करने वाला मिस्टर इसरार हुसैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआरडी, एक ये लेटर है, एक ये लेटर है। इसरार हुसैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआरडी, इम्तियाज खूड़ो को लेटर दिया जा रहा है कि तुम We shall endeavor to pay your surveillance compensation after pre-audit and adjustment your dues and liabilities within 15 days from the date of your off. ये इम्तियाज साहब हैं, और ये वो इम्तियाज साहब हैं जिनको इन्हीं की कंपनी जो है वो कैश अवार्ड देती है एनडीएफसी के ऊपर, कहती है जनाब आपने जो काम किया है वो बहुत शानदार काम है। वो पेपर मेरे पास भी है। एक ऐसा इंसान जिसने एनडीएफसी के लिए बेइंतहा रिकवरीज की, जिसने बेइंतहा काम किया, जिसको एनडीएफसी की मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया, उसको एक लेटर के तहत निकाल दिया जाता है और दूसरा लेटर एनडीएफसी की मैनेजमेंट निकलती है और उसमें ये कहते हैं वी शैल एंडेवर टू पे योर सर्वेलेंस कंपनसेशन आफ्टर प्री ऑडिट एंड एडजस्टमेंट योर ड्यूज लायबिलिटीज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट thereof, however you will continue to work on your present। एक लोगों को, इन लोगों को जिनका कोई काम नहीं है, इनको रख लिया जाता है, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये सईद खान जैसे लोग होते हैं, और जो लेटर एनडीएफसी दे रही है जिसने बेहतरीन काम किया है उसे निकाल दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक में वापस